सबसे पहले हम अभी आज फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। सो फिजिक्स में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से बेसिक चैप्टर्स हैं जिस पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जिस पे आपकी कमांड बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका डिफरेंशिएशन। किसको आता है? कई बच्चे 10th में ही पढ़ लेते हैं। आता है। Anybody आता है? ओके। Yes, सेकेंड sir. चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन एंड द थर्ड वन इज द वेक्टर। ये Vector. 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बैकबोन्स हैं आपके फिजिक्स के। ये चैप्टर अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, सो यू विल गोइंग टू हैव नो डाउट्स इन द कंप्लीट फिजिक्स। कंप्लीट फिजिक्स में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके बाद में जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं बोलो? फिजिकल क्वांटिटीज है ना। फिजिकल क्वांटिटीज आपका मेन कोर Kinematics. में आता है, ठीक है। इसके बाद में यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स भी वेरी गुड, यूनिट एंड डायमेंशंस आएगा, ठीक है। इसी के साथ ही आ जाएगा मेजरमेंट्स एंड एरर्स भी आ जाएगा इसी के साथ में, मेजरमेंट्स एंड एरर, ठीक है। इसके बाद आप काइनेमेटिक्स ले लो। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ोगे आप? Motion. मोशन पढ़ोगे एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मोशन, है ना। काइनेमेटिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो जाएगा। देन यू विल हैव वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। देन यू विल हैव सेंटर ऑफ मास, देन द रोटेशनल मैकेनिक्स, then we will have gravitation, then we will have any idea, fluid mechanics, ओके। 9th में पढ़ा होगा आपने फ्लूइड्स, है ना। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ओके, एंड देन वी विल गोइंग टू स्टडी एसएचएम एंड वेव्स। सो दैट इज व्हाट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द क्लास 11 दैट वी हैव टू अंडरगो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट डायमेंशंस के मैंने वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं और ये बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं। तो एक बार आप सिंपली इनको वॉच करना सारे लेक्चर्स, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इन 3 चैप्टर में से आपने कौन कौन से पढ़ ली है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स में से आपने क्या क्या कवर कर लिया है या स्टार्टिंग से ही पढ़ना है? अक्षत एंड मेहुल, यस सर। आपने क्या कुछ पढ़ा पहले से? हाँ बेटा, हाँ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वी हैव स्टडीड सर। यू स्टडी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। चलो कुछ पूछूं मैं? व्हाट इज द हाँ सर। डिफरेंशिएशन ऑफ sin of 10x? कैसे करेंगे? क्या है? dy dx of sin 10x। And also let me know the integration of 1 upon sin square x into cos square x। चलो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो पढ़ लिया उसी पे से सवाल पूछ लेता हूँ मैं, बेसिक क्वेश्चंस। या एनी आंसर? ये सेक्शन तो नहीं यार। हाँ, क्या आएगा इसमें पहले वाले में? सर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। sin square x upon cos x। नहीं, ये तो नहीं आएगा। एक मिनट सर, एक मिनट। सर साइन इंटू टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इंटीग्रेशन नहीं करना बेटा, पहले पार्ट में डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन करना है। ओके सर।
मेहुल, एनी आइडिया? अक्षत, सॉरी अक्षत, मेहुल इज स्पीकिंग राइट, अभी मेहुल का आवाज है। अक्षत, एनी आंसर, एनी आइडिया? तो सेकंड वाले का 2 sin थीटा और 2 cos थीटा सर। नो, that is not the right answer. Anything else? चलो मैं आंसर बता देता हूँ, तो आप फिर मुझे सोच के बताना है कि ये आंसर आपको आता है, कैसे आया है, नहीं आया। पहले वाले का आंसर आएगा ये आएगा, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। सेकंड वाले का अगर मैं आंसर दूंगा तो सेकंड वाले का आंसर आएगा आपका 10x minus cot x. Yes. So anyone of you has any idea कि ये आंसर्स कैसे है? Are you capable of solving these problems or not? इतना सा बताओ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे मेहनत कहाँ से करनी है। मेहुल एंड अक्षत? नो सर, नो। चलो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर क्वेश्चन पूछ लो। क्या बेटा? तो वेक्टर क्वेश्चन पूछो। वेक्टर क्वेश्चन पूछूं? चलो लो एक वेक्टर क्वेश्चन लिख लो। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर है मेरे पास में, सपोज आई कैप प्लस 3j कैप माइनस लैम्डा के कैप, है ना। बी वेक्टर है मेरे पास में 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। तो पहले वाले क्या लिखा है? आई कैप प्लस 3j कैप, और क्या लिखा है? माइनस लैम्डा के कैप। दिस इज अ लैम्डा, ये लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है ना। मैंने कभी पढ़ा इसके बारे में, लैम्डा अल्फा बीटा पढ़े होंगे ना आपने 9th क्लास में, वैसे ही लैम्डा अल्फा बीटा गामा, अल्फा पढ़ा हुआ, बीटा पढ़ा हुआ, गामा पढ़ा हुआ, तो कुछ नए टर्म्स आएंगे, पाई आ जाएगा, थीटा आपने पढ़ ही रखा है ऑलरेडी, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। सर सेकंड वाला है 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, है ना। एंड इफ these two are perpendicular, करना क्या है? these vectors बता रहा हूँ, if these are perpendicular, those two vectors are perpendicular, then find the value of lambda. दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो लैम्डा क्या होगा? मोस्ट बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर्स। तो नहीं आ रहा। मेहुल? नो सर, नॉट एबल टू। तो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बताओ पहले मुझे ईमानदारी से, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैंने तीनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक दिए हैं। ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी पढ़ा था, जीरो लेवल। हाँ तो वही तो, उसमें तो कुछ यूज होने वाला है इसमें। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है 90 हो जाएगा, तो उनका डॉट क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है बोलो? ए बी cos 90, तो दैट मस्ट बी 0 होगा कि नहीं होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो बस इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करवा दो, तो डॉट 0 करवाएंगे तो क्या होगा? डॉट कैसे करते हैं? आई को आई में करते हैं, 2 1 are 2, 2 प्लस 9 माइनस 4 लैम्डा, ये हो जाएगा 11 माइनस 4 लैम्डा, और 11/4 लैम्डा आएगा वैल्यू। अरे ध्यान से देखो बेटा, 2 और 6 3 18 होगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 18/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू -5, माइनस 18/4 का हो जाएगा। प्लस कर दिया, ध्यान से तो देखो। यस सर। ओके, तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं अपन। इट्स बेटर के वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिगिनिंग इटसेल्फ। ओके, ऑलराइट। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो भी काम का है, ऐसा नहीं कि वो काम का नहीं है ना। उसके आगे जो पढ़ना है वो भी हमारे काम का रहेगा। कनिष्का, मेहुल एंड अक्षर, जस्ट लुक ऑन द बोर्ड वेरी केयरफुली, ओके। एंड कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन हम लिखने वाले हैं।
आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ, तो अगर आप अनम्यूट करो अपने आप को, चैट बॉक्स में भी आप लिख के आंसर्स देना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ओके, सो एनीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx by डिफरेंशिएशन? dt, dx by dt, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx by dt? delta x upon delta t. Delta x upon delta t, what is the meaning of that? What is the meaning of this term delta x upon delta t? वो क्या रहा है इसमें? dx upon dt आपने बोल दिया, तो what is going on here? Sir, t x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t. इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं बेटा अपन। सर सॉरी सर, x डिफरेंशिएशन। का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये डेल्टा x और डेल्टा t का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा x एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा t? इसका मतलब क्या है? डेल्टा x और डेल्टा t का मतलब क्या So delta x means for specific time. है? डेल्टा t मतलब स्पेसिफिक टाइम, ओके, और डेल्टा x का मतलब For certain स्पेसिफिक displacement. x, ओके। तो जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक बंदा है, उसने एक 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया 2 सेकंड में, तो क्या उसके लिए लगा सकते हैं अपन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 मीटर अपॉन 2 सेकंड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या उसके लिए? नहीं सर, ये नहीं सही रहेगा लिखा। बोलना? ये सही, ये बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा? एक बंदे ने 5 मीटर ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट किया है 5 मीटर का 2 सेकंड के टाइम में, तो क्या उसके लिए आप बोल सकते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डी इज 5 मीटर पर सेकंड? हाँ, इज इट समझ करेक्ट? नहीं यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है ना, और डेल्टा टी टाइम है, ये बोला ना आपने। तो मेरा एक एग्जांपल ये है कि मैंने एक बंदे को ट्रेवल करवाया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करवाया, उसका कितने समय में करवाया? 2 सेकंड में करवाया। तो क्या मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को 5 अपॉन 2 लिख सकता हूँ क्या? 5 मीटर अपॉन 2 सेकंड्स, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? यानी कि इसको मैं 5/2 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं? Yes, श्योर? not sure. चलो अब बिल्कुल डेफिनेशन से अपन काम करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो किसी इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। कहाँ डिफाइन होता है बेटा? Instant. कहाँ डिफाइन होता है? इंस्टेंट पे। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज करो कि कोई बंदा अगर रन कर रहा है ना, सपोज कोई बंदा अगर दौड़ लगा रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे अगर हम देखेंगे, तो किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या होगा? जैसे कि सपोज करो कि ये बंदा अगर दौड़ लगा है ना, तो किसी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो उसके पास बहुत हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिखेगा आपको किसी इंस्टेंट पे, मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो उस पर क्या होगा? जब आप फोटो क्लिक करते हो तो वो भी क्या होती है? बहुत इंस्टेंट, कम इंस्टेंट पे क्लिक होती है। तो अगर आप किसी दौड़ते हुए व्यक्ति की फोटो क्लिक करोगे तो क्या होगा? हल्की सी वो फोटो आपको ब्लर दिखेगी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes sir. है ना? तो वो ब्लर क्यों दिखेगी? क्योंकि उस इंस्टेंट पे भी क्या हो रहा है? हल्का सा डिस्प्लेसमेंट है बॉडी के पास। उस छोटे से टाइम में भी क्या है? हल्का सा बॉडी के पास क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो बेसिकली मान लेते हैं कि बहुत छोटी चीज, जो बहुत छोटी चीज होती है उसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा से। कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा एक्स से हम डिफाइन करते हैं। इसका मतलब होता है कि वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एक्स? इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। हैव यू गॉट इट? Yes. और dx का मतलब भी यही होता है। dx का मतलब भी क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन x। x वेरिएबल में बहुत स्मॉल चेंज को हम क्या से डिनोट करते हैं? डेल्टा x से या dx से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे ही हम इसका फोटो क्लिक करेंगे, तो वो फोटो क्लिक करने में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एक्स। और उसको ट्रैवल करने में इसको बहुत छोटा सा टाइम भी लगा होगा। तो बहुत छोटा सा टाइम क्या लगा होगा? इसको डेल्टा टी टाइम लगा होगा। सो दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, मतलब ये इतना स्मॉल होता है कि इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, मतलब फिजिकली हमारी आंखें तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मशीन लगा लो तो बात अलग। तो इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, गॉट इट? तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमको निकालना है कि एक्स टी के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है, डिफरेंशिएशन का बेसिक जो मीनिंग होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज। क्या मतलब होता है इसका? रेट ऑफ चेंज। Rate of change. अब चेंज कहाँ में आएगा? कांस्टेंट चीज में कभी चेंज आएगा या वेरिएबल में आएगा? जैसे 2 है तो 2 तो बेचारा हमेशा 2 ही रहेगा, है ना। 4 है तो 4 हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो कांस्टेंट में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। चेंज कहाँ में आएगा? मैंने x लिख दिया, x तो कुछ भी हो सकता है।
सो रेट ऑफ चेंज क्या में आएगा, वेरिएबल में आएगा. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल. एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो चेंज आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज कहेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएशन कहेंगे. सो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे, तो वो कैसे डिफाइन करूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसको लिख सकते हैं स्मॉल डी एक्स अपॉन डी. क्या ये समझ में आया? बहुत अच्छे से. किसको आ गया समझ में? रेज योर हैंड्स. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज व्हाट इज डिफरेंशिएशन इज. उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे, है ना. और डिफरेंशिएशन हमेशा कहाँ डिफाइंड होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइंड होता है. इट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब एक बहुत छोटे से टाइम के लिए डिफाइंड रहेगा, या बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए डिफाइंड रहेगा. नॉट इट. बड़ी चीज हो जाएगी तो फिर ये डिफरेंशिएशन डिफाइन वहां पे नहीं हो पाएगा. बड़ी चीज के लिए क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं. फॉर द बिगर थिंग वी विल कैलकुलेट एवरेज. और इंस्टेंट पे निकालना हो कोई चीज तो क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस निकालना है कोई चीज तो क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे. तो ये फंडामेंटल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इज सिंपली मींस रेट ऑफ चेंज. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज बेसिकली गिवन बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा t या फिर dx अपॉन dt. अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना. जैसे कहीं पे लिखा हुआ है आपके पास में, सपोज क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू x. वेरी गुड. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx. कहीं पे अगर आपका लिखा हुआ है सपोज dq अपॉन dt या dq अपॉन dp लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ q with respect to t, rate of change of q with respect to t. Very good. q So with this is how, yeah, rate of change of q with respect to t. So this is how we will define the differentiation. ये हमारा differentiation होता है, that is the rate of change. Okay. और इसके बाद इसके कई सारे applications होते हैं. तो जब हम applications part पे जाएंगे, then we will see its application. Right? तनिष्का, आपको समझ में आया या नहीं आया डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज आता है, दैट इज व्हाट वी विल कॉल एज डिफरेंशिएशन. उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना. जैसे कहीं dy लिखा है, dy अपॉन dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. कहीं पे dq अपॉन dp, हां वेरी गुड. ऐसे dq अपॉन dp लिखा हुआ है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p. करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है ना. जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास में कोई एक फ्लास्क है जिसमें बहुत सारी सैंड भरी हुई है. अब सैंड क्या कर रही है, यहाँ से कंटिन्यूसली क्या करेगी, फॉल करेगी. इसमें से एक होल है नीचे, तो उसमें सैंड कंटिन्यूसली फॉल कर रही है ना. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सपोज यहाँ पे डेल्टा m मास की सैंड फॉल कर रही है. कितने समय में फॉल कर रही है, डेल्टा t टाइम में फॉल कर रही है, बहुत छोटे टाइम में फॉल कर रही है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ फॉलिंग सैंड, रेट ऑफ फॉलिंग टाइम, रेट ऑफ फॉलिंग सैंड विद रिस्पेक्ट टू t. अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, या फिर इसी को लिख सकते हैं dm अपॉन dt. यही समझ में आया. तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल्स y और x ही हो, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का चेंज हो सकता है, बस चेंज होना चाहिए. उसमें क्या होना चाहिए, वहाँ पे चेंज. जैसे एक टैंक है मेरे पास में. अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये टैंक है ना. इसमें कोई होल नहीं है ना. इसमें पानी भरा हुआ है और इसका वॉल्यूम कितना है, v वॉल्यूम का पानी भरा हुआ है, और इसमें कोई होल नहीं है. तो अगर मैं निकालता हूँ dv अपॉन dt निकालता हूँ, है ना, तो v हमेशा क्या बना रहा है, बना हुआ है, कांस्टेंट ही बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा कभी. तो रेट ऑफ चेंज कभी आ पाएगा इसके अंदर? क्या ये कभी टाइम के साथ चेंज हो पाएगा? इसका वॉल्यूम, इस टैंक का वॉल्यूम टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा. ये डेफिनेटली क्या आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट में कभी कोई चेंज नहीं आता है. तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखो कि रेट ऑफ चेंज, है ना, ऑफ अ कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू. आया समझ में? जो चीज कांस्टेंट है उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा. करेक्ट. दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. इसके बाद डिफरेंशिएशन का ग्राफ का अलग मीनिंग होता है. ठीक है, डिफरेंशिएशन का अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग मीनिंग होता है. सो वी विल अंडरस्टैंड इन द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन. जब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा यूज है ना. फिलहाल कुछ फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, जो कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना.
तो बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। पता है सभी को बेसिक फॉर्मूले? जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो पता ही होगा। पहला फॉर्मूला क्या होता है? पता। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन। तो ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या होता है एन इसका प्लस फॉर्मूला? वन। एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की सर। पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और एन क्या है बेटा यहाँ पे? एन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। एन क्या है यहाँ पे? कोई भी रियल नंबर। एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हर रियल नंबर के लिए फॉर्मूला वैलिड है। और एक्स का मतलब क्या है बेटा? वेरिएबल। और एन क्या है आपका? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको आपको ऐसे याद रखना है कि दिस इज रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्या लिखा हुआ है आपका? एक तरीके से वेरिएबल की पावर कांस्टेंट लिखा हुआ है। दिस रिटन वेरिएबल की पावर कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फॉर्मूला, है ना। इसके ऊपर अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो इसके कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। इसके ऊपर कौन कौन से एग्जांपल बन सकते हैं? जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज एक्स स्क्वायर है मेरे पास में, है ना। एन क्या हो गया मेरे पास में? 2 हो गया। तो 2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर आ गया। एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। तो दैट इज 2x की पावर 1। तो दैट इज इक्वल टू 2x। इसको ये समझ में आया? रेज योर हैंड्स। देखो आपके पास में एक रेज योर हैंड्स करने का ऑप्शन भी है। ओके, तो आप अपने हैंड्स को यूज कर सकते हो। और वेरी गुड। ओके, तनिष्का समझ में आया? अच्छा Yes, sir. तनिष्का। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिखा हुआ है मैंने, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? एन क्या होगा? बाहर आ जाएगा। एन एक्स की पावर एन माइनस वन फॉर्मूला है, तो एन को बाहर निकालो। 3x की पावर 2। 3x की पावर 3 minus 1. 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3x की पावर 2 विल बी योर आंसर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100 आ गया। चलो, तो क्या हो जाएगा? 100 x की पावर 99। 99, वेरी गुड। 100 x की पावर 99 मैंने और बोला एन माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आ गया। चलो, व्हाट इज दैट? डी बाई डी एक्स की पावर माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। हाफ इंटू देखो अभी इसके जैसा तो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन माइनस हाफ। तो इसको मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, है ना। रूट x का मतलब क्या होता है बेटा? x की पावर 1/2। 1/2 भी रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n कितना हो गया हमारा? 1/2 हो गया। 1/2 को बाहर निकाल लो तो 1/2 x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर माइनस वही तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा 1/2। इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, पावर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट x। अभी गॉट इट? रूट एक्स। ये भी ठीक है। dx of root x कितना आ जाएगा? 1/2 रूट x। ये डायरेक्टली आ जाना चाहिए ना, कहीं पे भी डायरेक्टली यूज हो जाएगा। So you should remember that directly dy dx of root x is equal to 1/2 root x. Clear? चलो, नेक्स्ट फॉर्मूला dy dx of x की पावर -5। चलो, इसको बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर? माइनस 5 एक्स की पावर -6। -6 पक्का। तो n क्या हो गया हमारा यहाँ पे? n हमारा क्या हो गया? -5 हो गया, है ना। n क्या हो गया हमारा? -5। बेसिकली हो जाएगा -5 x की पावर -5 -1, तो -5 x की पावर -6। This is how you can do that. Next question we are having is dy dx of x की पावर -3/2। हाँ भाई, इससे क्या हो जाएगा? -3/2 मतलब 1.5 अपॉन x की पावर -2.5। तो -3/2 x की पावर -3/2 -1, है ना। -3/2 x की पावर -5/2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन dy dx ऑफ x की पावर -9/2। इससे क्या हो जाएगा? -9/2 या -9/2 x की पावर -5.5 -9/2 x की पावर -9/2 -1, है ना। -9/2 x की पावर -11/2। गॉट इट? अब तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। कर पाओगे इस टाइप से प्रॉब्लम्स? यस। 1/x की पावर 3/4। चलो, क्या हो जाएगा? 1/x की पावर 3/4 x की
पावर माइनस 4/3 एक मिनट कर लो आराम से बता दो। 3/4 मतलब क्या होता है? x की पावर -3/4 -1 -7/। चलो तो इसको अपन लिख सकते हैं dy/dx ऑफ आ क्या गया। हो जाएगा ये, हाँ x की पावर -3/4 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। यस तो x सर की पावर n बन गया, ये क्या हो जाएगा बोलो, सर 3/4 लिखो सर, 3/2 लिख दिया आपने। -3/4 x की पावर -3/4 -1 है ना, -3/4 x की पावर -7। -7/4 Have you got it? Very well. यस यस सर Solve इस टाइप की प्रॉब्लम्स, है ना। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन में दो प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर डिफरेंशिएशन को जैसा लिखा हुआ है dy/dx ऑफ k टाइम्स ऑफ अ फंक्शन लिखा हुआ है ना, k टाइम्स ऑफ fx, तो k को हम बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और हम डिफरेंशिएशन का करेंगे, केवल वेरिएबल का ही क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से हो जाएगा, dy/dx हमारे पास लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ x² लिखा हुआ है ना। तो 5 तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट किसके साथ में है, वेरिएबल के साथ में। अकेला कांस्टेंट होता तो आंसर क्या आ जाता, 0 हो जाता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट किसके साथ 0 में है, वेरिएबल के साथ में, है ना। तो 5 को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। तो 5 को बाहर निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास, dy/dx ऑफ ओनली 2 x²। गॉट इट। तो 5 तो बेचारा बाहर ही है ना, x² कितना हो जाएगा, हाँ 2x। 2x दैट इज 5 2 कितना हो जाएगा, 10x। आंसर 10x। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। खबर है तनिष्का, आया हाँ, ये कि तो नहीं आया। आसान है। x की पावर है क्या होगा, n x की पावर n - 1, यानी कि x² कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2 - 1, तो दैट इज 2x। 2x की पावर 1 आ जाएगा, है ना, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी यस आती है कि जैसे डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है fx ± gx, मतलब दो फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है, तो डिफरेंशिएशन fx का भी होगा और डिफरेंशिएशन gx का भी होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा dy/dx ऑफ fx ± dy/dx ऑफ gx। गॉट इट। तो पहले fx का हो जाएगा और फिर जो साइन लगा हुआ है वो लगा देना बीच में, और फिर आप gx का करवा लो। तो इसका एग्जांपल तो 2 बार dy/dx हमारे पास, डिफरेंशिएशन होगा इसमें। नहीं 2 बार नहीं होगा, एक ही बार करना है। पहले fx के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर gx के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले हाँ fx से करवा लो और फिर gx से करवा लो, बीच में जो साइन लगा है वो यहाँ लगा दो। ठीक। जैसे dy/dx ऑफ x² प्लस x की पावर -3 लिखा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले x² के साथ पहुंचा दो इसको, तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ x²। फिर क्या लगा हुआ है, प्लस साइन, तो बीच में क्या लगा लो, प्लस साइन। फिर प्लस इसको पहुंचा दो x के साथ, तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ x की dy/d पावर, है ना। ये हो माइनस जाएगा आपके पास हाँ, 2x प्लस 2x हो जाएगा -3x की पावर -4। तो वो आंसर है, -4 माइनस हाँ दैट ठीक इज है। ठीक 2x -3x की पावर 4। किस किस को आया समझ में, सर आ गया। -4 कहाँ से आ गया, -4 आएगा, बताओ x की पावर क्या आएगा, -4 आएगा ऊपर, है ना, -3x की पावर -4 आया समझ में। यस सर तनिष्का, मेहुल, अक्षर, ऑल ऑफ यू आर यस क्लियर सर विद दैट। यस सर एनी डाउट, किसी को कहीं पे भी डाउट हो बेटा क्लैरिफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है इसमें वो आता है dy/dx ऑफ e की पावर x। क्या आता है, dy/dx ऑफ e की पावर x। तो e की पावर x का जो फंक्शन है उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर x ही आता है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर x। ओके, और e की पावर x जो है वो एक्चुअल में क्या है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा किसी मतलब के बैकग्राउंड में सर एक्सपोनेंशियल इसका नाम है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका नाम है, y = e की पावर x जो है दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल अच्छा फंक्शन। बेटा बैकग्राउंड वॉइस जिसका आ रहा है थोड़ा सा आप लोग, ओके, ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस ना आ रही है ना, या आप तभी बोलो जब आपको लग रहा है कोई डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आया। अदरवाइज चैट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो ना, चैट बॉक्स में भी आप करके काम कर सकते हो। तो y = e की पावर x क्या होता है बेटा, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और e जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट।
और कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो ई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 2.7। कितनी वैल्यू होती है ई की, अप्रोक्सीमेटली 2.7। वैसे कैसा है ये, इरेशनल है, मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। ई वैसे इरेशनल है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 2.7 के आसपास होती है ना। और इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे y इज इक्वल टू ई की पावर x का, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। मैथ्स में अपन सारे ग्राफ देखेंगे, लिखने वाले। ई की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये पॉइंट होता है 0,1। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई की पावर x। इज दैट क्लियर वेरी वेल, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x कितना आता है, ई की पावर x ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ई की पावर x को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड e is the exponential constant whose value is approximately 2.7 and ultimately ये कैसा होता है, इरेशनल होता है, मतलब कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, है ना। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। क्या आता है बेटा, ए की पावर एक्स। देखो सबसे पहला कौन सा पढ़ा था हमने, सबसे पहला हमने पढ़ा था x की पावर n पढ़ा था। क्या पढ़ा था सबसे पहला हमने, x की पावर n, यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पढ़ा था। और अब जो हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है और उसकी पावर क्या है, आपका वेरिएबल। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए ऑन द बेस। क्या आता है इसका फॉर्मूला, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए ऑन द बेस ई, है ना। और ए जो होगा ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ए हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ए क्या रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये बात ध्यान रखना। 0 से बड़े का मतलब क्या है, क्या ए हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना। और ए कभी भी हम 1 यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स कितना आता है बेटा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए ऑन द बेस ई, है ना। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मेरे को लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स, राइट। तो ए क्या हो गया मेरा, 3 हो गया, है ना। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और 3 क्या है, 0 से भी बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए ऑन द बेस। लॉग ए ऑन द बेस यानी कि लॉग 3 ऑन द बेस। किसको समझ में आया, रेज योर हैंड्स। सर वंस मोर। आया समझ में, एक बार और बताओ। यस सर। देखो एक और एग्जांपल देख लो, है ना। एक और एग्जांपल देखो, कहीं पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज 5 की पावर एक्स लिखा हुआ है। तो 5 क्या हो गया मेरा, ए हो गया। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए ऑन द बेस, है ना। तो 5 की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स, यानी कि 5 की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस ई। अब समझ में आया कुछ, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 की पावर एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो 1/2 की पावर एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स। ए क्या हो गया, 1/2 तो हो सकता है, 1/2 0 से बड़ा है, तो 1/2 की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 1/2 ऑन द बेस। इज दैट क्लियर वेरी वेल। क्या ये समझ में आया बहुत अच्छे से सभी को। लॉग पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं सर। लॉग नहीं पढ़ा, ओके। थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में बता देता हूँ, लॉग क्या होता है ना। तो थोड़ा सा हम लॉग के, ये फॉर्मूला तो क्लियर हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी, है ना। नहीं सर। अब मैं लॉग के बारे में बता देता हूँ। तो लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम भी एक फंक्शन होता है ना। तो लॉगरिथम जो होता है वो भी एक फंक्शन होता है, और लॉग बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है। सो लॉग इज बेसिकली वे ऑफ राइटिंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कहीं पे अगर आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू लिखा हुआ है b की पावर c। क्या लिखा हुआ है कहीं पे आपके पास में, a इज इक्वल टू b की पावर c लिखा हुआ है, वेयर a शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, एंड b शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशंस कंपलसरी है। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। b कभी भी 1 नहीं हो। तो
इसको हम लॉग में लिख सकते हैं कि log ऑफ ए ऑन द बेस बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं log ऑफ ए ऑन द बेस बी, इस तरह से इसको रीड करते हैं अपन, है ना। तो log ऑफ ए ऑन द बेस बी is equal to c. This is how we can write up this expression in terms of log. किसको समझ में आया? कहीं पे लिखा हुआ है a is equal to b की पावर c लिखा हुआ है, तो उसको हम log में कैसे लिख सकते हैं? log of a on the base b is equal to c, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 49 is equal to लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, इसको log में कैसे लिखोगे भाई बताओ मुझे? How will you write it in terms of log? log 49 upon 7 equals to 2. नहीं, अपॉन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऑन द बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? On this. On the base 7. हाँ, log 49 On the base 7 and that is equal to, got it very well. तनिष्का आपको समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir, आया। है ना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मेरे पास में 125 is equal to, कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर 3 होता है मेरे ख्याल से ना, 125 is 5 की पावर 3, राइट। तो क्या हो जाएगा? लॉग में कैसे लिखेंगे इसको बेटा? log of Log 125 on the base 5 is On the base 5 equals to 3. है ना। कहीं पे लिखा हुआ है आसपास में, बोलो 625 is equal to क्या होता है? 5 की पावर 4, ये होता है। Log 625 on the base 5 is equals to 4. log 625 on the base 5 is equal to 4. So I think you got the basics, right? log क्या होता है ये समझ में आ गया सभी को, है ना। What is the logarithmic function? लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरीके से होता है कि आपके पास में log ऑफ a ऑन द बेस b इज इक्वल टू c आप लिख सकते हो कब? जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b बराबर c, गॉट इट, है ना। इसका ग्राफ हम मैथ्स में पढ़ेंगे, या भी पढ़, किसके बैकग्राउंड नॉइज से बेटा थोड़ा सा देख लो, है ना। लॉगरिथम के बारे में पूरा पढ़ना है या अभी थोड़ा सा बता दूं? मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ लॉगरिथम की, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन देख लेते हैं, है ना। So properties of logarithmic function, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन की हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है लॉगरिथमिक फंक्शन की, वो होती है कि कहीं पे अगर आपके पास लिखा हुआ है log of m into n, क्या लिखा हुआ है? log of m into n किसी भी बेस पे हो, so that should be equal to log of m on the base b plus log of n on the same base b। क्या लिखा हुआ है? log of m into n लिखा हुआ है on the base b, तो ये हो जाएगा log of m on the base b plus log of n on the base e, है ना। बेस जो यहाँ यूज करोगे वही बेस आपको आगे भी वही यूज करना है, ठीक है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है log की। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है log की, log of m upon n on the base b, so that should be equal to log of m on the base b minus log of n on the base b. So this is the second property of log, that is log of m upon n should be equal to log of m on the base b minus log of n on the base b, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी होती है log की, log of m की पावर n, क्या लिखा हुआ है? m की पावर n लिखा हुआ है on the base b, तो ये n बाहर आ जाता है ना। तो इसको लिख सकते हैं n log of m on the base b. This is the third property of the log. How many of you got it? थर्ड वाला कैसे होता है? थर्ड वाला कैसे बता देता हूँ। थर्ड वाला बाकी फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया होंगे, है ना। Yes, Yes. sir. थर्ड वाला देख लो, कहीं पे लिखा हुआ है log of सपोज 49 लिखा हुआ है ना, ऑन द बेस कुछ भी लिखा हुआ है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं log of 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, बोलो आया ना? Square. Yes, sir. तो अब क्या होगा? ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2 log 7 on the base 2. अब आया समझ? Yes, sir. तो log ऑफ m की पावर n ऑन द बेस b क्या हो जाएगा? n बार आ जाएगा, ठीक है। तो n बार आ गया तो क्या बचा? log m ऑन द बेस b। तनिष्का, अक्षत, have you got it? मेहुल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right, so this is the third property we can do, है ना। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है, कहीं पे लिखा है log a ऑन द बेस b लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन log b ऑन द बेस, तो लिख सकते हो इसको आप 1 अपॉन log b ऑन द बेस, मतलब आपने बेस को इंटरचेंज कर दिया। बेस और log में जो लिखा हुआ है आंसू करवा दिया, एक तरीके से आपने इंटरचेंज करवा दिया, है ना। तो log ऑफ a ऑन द बेस b को आप लिख सकते हो log ऑफ b ऑन द बेस, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में log of a on the base b
इसको लिख सकते हो आप log of a on any other base अपॉन log of b on any other base, ये भी आप लिख सकते हो, करेक्ट। log of a on the base b को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन log b on the base है ना, log of a on the base b को क्या लिख सकते हो, log a on any other base c अपॉन log b on any other base c, ये भी आप लिख सकते हो। कोई डाउट इन दोनों प्रॉपर्टीज में? एग्जांपल देना है क्या इसके लिए? एग्जांपल भी देते हैं, log 5 on the base 3 है, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log 3 on the base 5। देखो ध्यान रखिए, जो बेस पे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो बेस पे आ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? बेस इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। और इसमें क्या करवाया आपने? बेस को ही चेंज करा दिया, पहले बेस बी था, अब बेस दोनों में क्या आ गया, सी आ गया। सो दिस इज द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ये कहलाएगी आपकी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। गॉट इट? वेरी वेल, है ना। इस तरीके से हम लॉग की प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की, नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, दैट इज b की पावर log a ऑन द बेस b, लिखा हुआ है b की पावर log a ऑन द बेस b, है ना। तो जिस पे पावर चढ़ा रहे हैं और जो बेस पे, वो दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो इसका आंसर फिर आपका क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। आंसर विल गोइंग टू बी a। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 की पावर में चढ़ा रहा हूँ log 10 ऑन द बेस 5, ये है। तो जिस पे पावर चढ़ाई है और जो बेस पे लिखा हुआ है, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो आंसर क्या आने वाला है मेरा, 10 ही आने वाला है। जो लॉग में लिखा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। सो अगेन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, यू शुड रिमेंबर, कहीं भी यूज हो जाएगी, है ना। ये प्रॉपर्टीज जो है लॉग की है, दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर। गॉट इट? वेरी वेल। एनी डाउट इन एनी ऑफ द, किसी में भी कोई डाउट हो बताओ जल्दी से। log m इंटू n क्या हो जाएगा बेटा, बेस b पे log m प्लस log n, है ना। बेस जो चल रहा है वही बेस कंटिन्यू रहेगा। log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, जो बेस पहले था वही बेस आगे कंटिन्यू हो जाएगा। log m की पावर n क्या हो जाएगा बेटा, n log m ऑन द बेस b, है ना। मतलब पावर क्या होगी आपकी, बाहर आ जाएगी। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो बेस पे पावर चढ़ी हो, इसी का मैं एक और एग्जांपल भाई बता रहा हूँ, इसका एक और भाई है, log ऑफ सपोज a ऑन द बेस b, b की पावर n चढ़ी, चलो b में पावर n चढ़ा दिया हमने। तो अगर बेस पे कोई पावर होती है तो वो 1 अपॉन में बाहर आती है। कैसे बाहर आती है वो, 1 अपॉन में बाहर आती है। तो 1 अपॉन n log a ऑन द बेस। क्या ये समझ में आया बहुत अच्छे से? अगर बेस पे कोई पावर होती है तो वो कैसे बाहर आती है, 1 अपॉन में बाहर आती है। और लॉग में ऊपर ही कोई पावर है तो क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टली बाहर आएगी। एंड द पावर इज ऑन द बेस, तो वो कैसे बाहर आएगी, 1 अपॉन में बाहर आती है ना। तो log ऑफ a ऑन द बेस b की पावर n, तो पावर कौन सी बाहर आएगी, 1 अपॉन n log a ऑन द बेस b। इज दैट क्लियर? वेरी वेल। किसको आया, रेज योर हैंड्स। प्रॉपर्टी समझ में आई? बेस पे पावर है तो कैसे बाहर आएगी, वो 1 अपॉन के टर्म्स में बाहर आएगी। और अगर ऊपर पावर है तो वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ बेटा। सर जो आपने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बताई थी, हाँ सर उसमें जो सी था सर, मतलब वो उसका एक सर एग्जांपल से आप समझा दो। एग्जांपल देख लो आप, चलो इसका एग्जांपल देख लो। जैसे कि log ऑफ मेरे पास लिखा हुआ है 5 ऑन द बेस 2 लिखा हुआ है ना। अब मुझे लगता है कि यार ई बेस लेने में मुझे फायदा है, ऐसा लगता है मुझे कि ई बेस लेने पे मुझे फायदा है। तो ठीक है भाई, ई बेस लेने पे फायदा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 5 ऑन द बेस ई अपॉन log 2 ऑन द बेस ई। कुछ आया समझ में? इसी को आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, log 5 ऑन द बेस, कुछ भी ले लो आप, 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। log 2 ऑन द बेस। तो बेस जो आप ऊपर यूज कर रहे हो वही बेस नीचे यूज कर लो, है ना। बस सी के साथ अगर सी बेस पे है तो जो बेस की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेस जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यही होता है, तो मैंने लॉग जब पढ़ाया था अभी, हाँ, तो मैंने यही दो कंडीशन बताई थी बेस के लिए कि बेस कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस क्या होगा हमेशा, इट इज नॉट इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टी बेस पे हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। देखो बेसिक कभी मत भूलना बेटा, है ना। ध्यान रखना कितना ही बड़ा सवाल हो, बेसिक के बाहर नहीं जाता। ये बेसिक कंडीशन ही हमें कंक्लूजन पे पहुंचाती है। बेसिक कंडीशन क्या है कि बेस जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। एंड जो ऊपर लिखा हुआ है ए, वो भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
ये 3 बेसिक कंडीशन है लॉग को समझने के लिए, लॉग करने के लिए, ये तीनों लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम लॉग में काम कर पाएंगे। इज दैट क्लियर वेरी वेल? यस सर। अब समझ में आया बहुत अच्छे से, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉग, है ना? अब लॉग के ऊपर अपन क्वेश्चंस जब अपन लॉग पढ़ेंगे पढ़ ली, तब अपन फिर इसको और डिटेल में देखेंगे, इसे ग्राफ कैसे आएगा, जब बेस आपका यूज आएगा तो ग्राफ अलग आता है, वन से बड़ा बेस होता है तो फिर ग्राफ अलग आता है, तो वो हम मैथ्स का पार्ट है, वो मैथ्स में डिस्कस करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे आएगा, है ना? फिलहाल तो लॉग के बारे में हमें काफी कुछ आइडिया हो गया, है ना? तो अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लॉग के ऊपर ही बेस्ड है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन द बेस ई। अब ये डिफरेंशिएशन आ गया, अब लॉग खत्म हो गया, अब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या है फॉर्मूला? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन द बेस ई। तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का 1/x, क्या होता है बोलो? 1/x। लॉग एक्स ऑन द बेस ई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1/x आएगा। और अगर बेस में ई की जगह कुछ और आ जाता है, बेस में क्या आ गया, अगर आपका ई की जगह क्या आ गया, कुछ और आ गया, तो इसको लिखेंगे सपोज बेस ए लिख लो आप, है ना, ऑन द बेस ए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x इंटू लॉग ए ऑन द बेस ई। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1/x इंटू लॉग ए ऑन द बेस ई। हैव यू गॉट इट वेरी वेल? तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे इसका अगर एग्जांपल है तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज लॉग एक्स ऑन द बेस 3 आ गया, है ना? तो लॉग एक्स ऑन द बेस 3 का क्या हो जाएगा? 1/x तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या है? मल्टीप्लाई बाय लॉग ए ऑन द बेस ई, तो मल्टीप्लाई बाय लॉग ए कितना है हमारा? बेस कितना हो गया? 3 हो गया, 3 ऑन द बेस। दिस इज योर कंप्लीट आंसर, दिस इज योर कंप्लीट। समझ में आया है नहीं आया? और यहाँ पे भी बेस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ए क्या होगा आपका? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बेस पे है ए, तो ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये दोनों कंडीशन आपकी कंपल्सरीली सेटिस्फाई करना चाहिए। Got it very well? Mehul, Akshat, Yes, sir. Tanishka, have you got it very well? Yes, sir. Okay, that's good. ठीक है, तो ये लॉग का काम हो गया हमारा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमको पता होना चाहिए, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना? तो साइन एक्स से कितना आता है हमारे पास में? कॉस एक्स। ठीक, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना आता है? दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना आता है बोलो? दैट इज sec स्क्वायर x, है ना? नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ cot x कितना आता है? माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x कितना आता है? दैट इज sec x into tan x। ओके, देन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या आता है? माइनस ऑफ cos x into cot x। ठीक है, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, देखो c फॉर cos नेगेटिव, c फॉर cot नेगेटिव, c फॉर cos x नेगेटिव, जो c से स्टार्ट हो रहा है वो सबके डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ऐसे याद कर सकते हो आप बहुत आराम से। साइन का cos होगा बट cos में c से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, है ना? ओके, दैट्स ग्रेट, है ना? तो आपने कई लोगों ने याद कर रखे होंगे फॉर्मूले, है ना? जैसे tan का sec स्क्वायर x है ना, cot का कितना हो जाएगा? माइनस cos x स्क्वायर x हो जाएगा, sec x से कितना हो जाएगा? sec x tan x हो जाएगा, cos x से कितना हो जाएगा? माइनस cos x cot x हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले आपको कंटेस्ट करने हैं, याद करने हैं, एनी हाउ ये आपको याद होना चाहिए परफेक्टली, तभी जाके हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो फिर न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना?